नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आप सब लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं कि दूसरा लेक्चर लेकर के आइए। देखिए दोस्तों, लेक्चर तभी बनेगा जब आप उसको देखेंगे। अब आप देख ही नहीं रहे हैं, बहुत लिमिटेड लोग ही देख रहे हैं लेक्चर को, तो उसमें बनाने का भी इंसान को मन नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए। देखिए पूरा डेटा आता है यहाँ पे कि कौन कितना देख रहा है। ठीक है, तो आप लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर मैं लेक्चर छोड़ करके फिर यही सब इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़ वाला है, क्या कैसे बनता है, कितना फॉर्म भरना है, क्या नहीं भरना है, यही सब में मैं लग जाऊंगा फिर, जो बाकी लोग कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसा मत करिए। आप लोग कोशिश करिए लेक्चर पूरा देखने की। ठीक है, 3-4 ही लोग एक्टिव हैं जो बहुत ईगरली मांगते रहते हैं लेक्चर, तो मैं उनको अपसेट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उनके लिए ही लेक्चर बना रहा हूँ। अब आप लोग नहीं देख रहे हैं तो वो फिर आपकी मर्जी है। चलिए खैर, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, अब हम लोग जो पिछले लेक्चर में बात करी थी हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉस कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो क्रॉस कर सकती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे मैंने ग्लूकोज को बोला था कि हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो जो है इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप जब बात करिए कि कोई स्टेरॉयडल हार्मोन हो गया या कोई भी ऐसा नॉन पोलर कंपाउंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस कर सकता है, तो उसकी भी एक सिग्नलिंग होती है। देखिए, आज के लेक्चर 2 में हम लोग जो बात को कंटिन्यू करेंगे वो इस बात पर है कि क्या जो चीज़ें क्रॉस कर सकती हैं तो उनका कोई फेट है, या फिर जो नहीं क्रॉस कर सकती हैं तो उनका क्या फेट है। जैसे सपोज़ करिए, मैं इस चीज़ को हालांकि सिग्नलिंग में पढ़ाने वाला था, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे बता देना ज़रूरी है। देखिए, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आके एक बात लिखना चाहूँगा। जो पोलर कंपाउंड्स थे, तो पोलर को आपको याद होगा कि वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स थे वो जो है क्रॉस कर ले रहे थे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसी प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कि वो स्पेसिफिकली अलाउ करेगी, सबको अलाउ नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है कि जो कंपाउंड पोलर होंगे उनको एक स्पेशल तरीके की ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसफ़र करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। क्योंकि भाई देखो, ऐसा तो है नहीं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्लूकोज को अंदर नहीं ले रहा है तो ग्लूकोज जाएगा ही नहीं। भाई ग्लूकोज तो बहुत ही एसेंशियल है, ग्लूकोज का ब्रेन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, जब भी चक्कर आएगा आपको तो यानी कि आपके ब्रेन को चक्कर आ रहा है, ठीक है ना, हाथ को आ रहा है ना पाँव को आ रहा है, यानी कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेन के पास नहीं पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे पहुंच रहा है, ग्लूकोज कैसे जा रहा है माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका सेल के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए एक स्पेशल तरीके के ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको मैंने बोला था कि मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, जैसे ग्लट, आज पूरी लिस्ट लेकर के आया हूँ, आपको लिखवाऊंगा, क्योंकि देखिए एनटीए है, कुछ भरोसा नहीं है। अभी आप लोगों ने कट ऑफ का पूरा खेल देखा, CSIR नेट हो गया, या आप IIT जैम देख लीजिए जिसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाते हैं, सब में इस बार बेतहाशा कट ऑफ गई है। मतलब कमाल हो गया इस बार, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो अनसर्टेनिटी बहुत है, कुछ भी छोड़िएगा मत अब। हालांकि मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा कैसे क्या करना है। आप लोग बस इस पर फोकस रहिए कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करिए। ठीक है, अब चलिए देखिए, पोलर कंपाउंड है कोई, तो उसको क्रॉस करने के लिए ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है। और ऑब्वियस सी बात है, कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो उसके जो रिसेप्टर्स होंगे वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, आप पोलर को सिग्नल आगे कंटिन्यू कराने के लिए अपने सिग्नल को गेट के बाहर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, बाहर से ही डोरबेल को प्रेस करनी पड़ेगी, तब अंदर सिग्नलिंग होगी। चलिए देखिए, यहाँ पे समझते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है दोस्तों, जिसको हम लोग नाम देते हैं GPCR। इसको बोलते हैं हम लोग जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को ये जानना है, पहली बात तो ये जान लीजिए, जी का मतलब ग्वानिन होता है। ठीक है, बहुत लोग इसको नहीं बताते हैं। जैसे सपोज करिए कि मैं अगर बात करूं, ग्लूकोज की तरह एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, हालांकि ये ग्लूकोज नहीं है, बट दिस इज एपिनेफ्रिन। सपोज करिए यहाँ पर एक कंपाउंड आता है एपिनेफ्रिन। राइटिंग थोड़ी सी दोस्तों गड़बड़ हो जा रही है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो एपिनेफ्रिन जो है, अगर, क्योंकि देखिए पोलर मॉलिक्यूल है तो ये क्रॉस नहीं कर सकता था, ये इसके अंदर नहीं जा सकता था, तो ये अपना, इसके जो रिसेप्टर होंगे ना वो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। और जब ये एपिनेफ्रिन यहाँ पर आकर के सिग्नलिंग देता है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, खेल देखिए इसका। ये जो इस तरीके से है ना, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, इसका जो अंदर वाला डोमेन है, क्योंकि देखिए ये GPCR है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, तो यानी ये क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है। तो इसका मतलब इसके पास N टर्मिनल डोमेन होगा और C टर्मिनल भी डोमेन होगा। ठीक है, N टर्मिनल डोमेन एंड C टर्मिनल। तो N टर्मिनल जो होता है वो बाहर होता है, C इज इनसाइड। तो अब इसको मैं मिटाऊंगा। यहाँ पे हम लोगों ने N और C टर्मिनल डोमेन को जाना। अगर आप जानना ये चाहते हैं कि क्या किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, तो इस वीडियो को पहले पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, मैं ज़रा से यहाँ पे दोस्तों पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में GPCR में होता क्या है। हालांकि मैं जब IIT जैम की वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताई थी ये बात। तो ये जाता है ना दोस्तों
ये अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स दी अल्फा एस सब यूनिट। ये जो अल्फा एस सब यूनिट है ना, इससे ये वाला जो इसका अंदर वाला सी डोमेन है ये अट्रैक्ट करने लगता है। तो जब ये अट्रैक्ट करता है तो ये अपने पास बीटा और गामा सब यूनिट को भी बुला लेता है, ठीक है। दिस इज़ योर बीटा यूनिट एंड दिस इज़ योर गामा सब यूनिट। तो बीटा और गामा, देखिए अल्फा एस जो मैंने लिखा है ना, अभी यहाँ पे मान लीजिए ये एस की बात नहीं हो रही, सपोज करिए एपिनेफ्रिन है और ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा एस लिख दिया। तो ये अल्फा एस जो होता है ना दोस्तों, ये बीटा और गामा को भी बुलाता है, ठीक है। कब बुलाएगा पहले देखिए, जब तक सिग्नलिंग नहीं थी तो अल्फा एस के साथ जो बाउंड था कंपाउंड दैट वाज एडीपी, बात को समझिएगा। पहले ये अल्फा और बीटा नहीं आते हैं, अल्फा और बीटा हटाइए, अल्फा एस अपने एडीपी के साथ बाउंड रहता है। जैसे ही इसको सिग्नलिंग मिलती है तो ये बीटा और गामा सब यूनिट को बुलाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये बीटा और गामा सब यूनिट को पीछे छोड़ देता है। बीटा और गामा सब यूनिट ये दोनों आपके पीछे ही रह जाते हैं और ये फिर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इनटू एटीपी, ठीक है, बात को समझिएगा। एडीपी में तब था जब ये इसके ऊपर एपिनेफ्रिन नाम का सिग्नलिंग नहीं आया था। जैसे ही एपिनेफ्रिन सिग्नलिंग आती है तो ये एडीपी जो बाउंड स्टेट में रहता है ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए खेल ये यहीं से स्टार्ट करता है। जब ये एटीपी आएगा इसके साथ, हालांकि स्पेस कम हो गई है दोस्तों, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो अल्फा एस है अपने साथ एटीपी रखा तो ये एक्टिवेट हो गया। और जैसे ही ये एक्टिवेट होता है तो ये एक अगले कंपाउंड को जाकर के, अगले एक एसेंशियल जो मैं कह सकता हूँ कि एक सेकंड दोस्तों, यस, कंपाउंड को जाकर के एक्टिवेट करता है, उसका नाम है दोस्तों एडिनिलाइल साइक्लेज। ये अल्फा एस जा करके एक्टिवेट किया एडिनिलाइल साइक्लेज को, ठीक है। एडिनिलाइल साइक्लेज को मैं इस तरीके से बना देता हूं ताकि आपको किसी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। इसको मैंने एसी लिख दिया है, ठीक है, एडिनिलाइल साइक्लेज। तो ये जाता है एडिनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है दोस्तों। और यहाँ पे थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। यस, तो हेयर इट इज़। तो ये है दोस्तों एडिनिलाइल साइक्लेज, ये एक्टिवेट हो गया। जैसे ही ये एक्टिवेट होता है एडिनिलाइल साइक्लेज, ये जाता है दोस्तों और ये एटीपी को कन्वर्ट कर देता है। ये दोस्तों एटीपी कन्वर्ट हो जाती है साइक्लिक एएमपी में। बस यही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए एपिनेफ्रिन का जैसे ही सिग्नलिंग आई, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, एपिनेफ्रिन की जैसे ही सिग्नलिंग आती है तो ये क्या करते हैं, ये भाई साहब एपिनेफ्रिन ये जाते हैं और अंदर जो अल्फा एस जो 3 सब यूनिट है ना, ट्राइमेरिक प्रोटीन, अल्फा, स्टिमुलेटरी, बीटा और गामा, तो ये एडीपी बाउंड स्टेट में होता है जब तक एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग नहीं आती है। जैसे ही सिग्नलिंग आ जाती है तो ये एडीपी वाला बाउंड जो स्टेट है ना, ये एडीपी हट जाता है और अल्फा के साथ एटीपी जुड़ जाता है और एटीपी जाकर के एक्टिवेट करता है एडिनिलाइल साइक्लेज को। एडिनिलाइल साइक्लेज जो होती है दोस्तों वो एटीपी को ब्रेक कर देती है इनटू साइक्लिक एएमपी। दिस साइक्लिक एएमपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए इसी को हम लोग सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं, ठीक है। ये होता है दोस्तों सेकेंडरी मैसेंजर, ये सेकेंडरी मैसेंजर होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर आगे का फिर इंपॉर्टेंट जो अगला एक प्रोटीन है वो एक्टिवेट नहीं होगा। ये दोस्तों साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। मैं इसको पी के ए लिख देता हूँ, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देता है। अब ये प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है ना कि ये जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को रेगुलेट कर देता है। सपोज करिए मैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को जो है इस तरीके से बनाता हूँ, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं दोस्तों, ये इस तरीके से रेगुलेट हो जाते हैं। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रेगुलेट हो जाते हैं, यहाँ से दोस्तों ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सपोज करिए कि ये फॉस्फोराइलेशन कर दिया किसी आयन चैनल का, ठीक है। तो ये आयन चैनल क्या करेगी ना, सपोज करिए कि ये यहाँ पे आयन चैनल है, ये दिस वाज योर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है और ये फॉस्फोराइलेट कर देता है किसको, किसी आयन चैनल को। तो जैसे ही फॉस्फोराइलेट करता है तो आपको पता है कि सेल के बाहर कैल्शियम का जो अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ये कैल्शियम अंदर घुसने लगती है, ठीक है, और सेल क्या हो जाता है, आयन रिच हो जाता है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल करके डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, तो उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा। अब देखिए अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तब तो ठीक है, इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बट अगर आप बायोकेमिस्ट्री से पेपर दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आना कंफर्म्ड है, पूछा जा सकता है इससे सवाल। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन और सारी चीज़ें जानने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि CUET PG बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट तक पूछता है चीज़ों को। गलती यही हुई है इस बार स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा पढ़ दिया था, सवाल बेसिक आ गए थे। अब बेसिक आने की वजह से दोस्तों ऐसा लगा कि पेपर जो है ख़राब हो गया, सिली मिस्टेक से बच्चों की सिलेक्शन रुकी है इस बार। मेरे पास डेटा है पूरा बच्चों ने क्या किया, बच्चे 62-65 नंबर ला करके भी डाउट में है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। इसलिए उतना ही पढ़िए जितने की ज़रूरत है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस बात के लिए आपसे।
बहुत लिमिटेड पढ़िए, ज़्यादा के चक्कर में मत पढ़िए, इन्होंने तो इतना ही पढ़ाया, उन्होंने तो उतना ही बताया, उतने की ज़रूरत ही थी भाई, इसीलिए बताया गया है। तो स्मार्टनेस थोड़ा सा अपने पास रखिए और थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, कौन सा एग्ज़ाम क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। CU ETPG सिर्फ इतना ही पूछ सकता है, मैक्सिमम पूछ सकता है तो एग्जाम्पल पूछ देगा, ठीक है। या तो प्रोटीन काइनेज ए पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बहुत अच्छा दे सकता है, ठीक है। अब देखिए होता है क्या, एपिनेफ्रिन की सपोज करिए मैंने कि एपिनेफ्रिन का एग्जांपल लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन भी ले सकते हैं, कैटाकोलामीन्स भी ले सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। एक इफ आई रिमेंबर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ले सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एपिनेफ्रिन है तो नॉर एपिनेफ्रिन भी होगा, ठीक है। तो कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। तो कुछ भी का मतलब जो बड़े मॉलिक्यूल्स हों, जिनके सिग्नल्स बाहर होते हैं। और ये मैं इधर क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये एक तरीके का प्रोटीन है जो मैंने पिछले क्लास में नहीं लिया था, ठीक है, नहीं बताया था। तो ये प्रोटीन जो बहुत भारी होती हैं, भारी भरकम मात्रा में होती हैं, उनको अपने सेल के, भाई एपिनेफ्रिन का सिग्नलिंग प्रोड्यूस होना तो बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ANF। आप लोगों ने पढ़ा होगा एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। तो ये जो होता है ANF उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आप पढ़ रहे होते हैं तब भी एपिनेफ्रिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। खैर छोड़िए, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, फिजियोलॉजी में थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा मैं। तो जैसे ही एपिनेफ्रिन इसके ऊपर आकर के बाइंड करता है, जब तक बाइंड नहीं किया था तब तक ये जो अल्फा एस था, ये अल्फा एस जो है अपने ADP बाउंड स्टेट में था, ठीक है। बीटा और गामा सब यूनिट को नहीं बुलाता है। जैसे ही सिग्नलिंग मिलती है तो ये जो है ATP स्टेट में चला जाता है। और जैसे ही ये ATP स्टेट में जाता है दोस्तों, ये जा करके रेगुलेट करता है एडिनिलाइल साइक्लेज को। और एडिनिलाइल साइक्लेज जो है दोस्तों वो कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट क्या करता है, देखिए स्टेटमेंट याद रखिएगा, ब्रेक करता है ATP इंटू साइक्लिक AMP, ठीक है। ATP जो है वो साइक्लिक AMP में कन्वर्ट हो जाती है और साइक्लिक AMP प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करती है। प्रोटीन काइनेज A जा करके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रेगुलेट करती है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जितने होते हैं वो जा करके क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आपके आयंस हैं उसको फॉस्फोराइलेट करते हैं, आयन चैनल्स को। और वहाँ से सपोज करिए अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है तो वो कैल्शियम क्या होगा, इसके अंदर आने लगेगा, सेल के अंदर। बात समझ में आई? बस बेसिक जानिए क्या था, इस प्रोसीजर को आप लोग समझ गए। ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोस्तों, ये जो मैंने बना रखा है फॉस्फोलिपिड, ये पूरा हर जगह सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं कि बस एक ही जगह पे, ये पूरे सेल में। अब मैं उतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ करके बनाऊँ उसको, बस ये समझाने के लिए बनाया था मैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज GPCR, ठीक है। GPCR क्या होता है। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, जैसे GS हो सकता है, G इनहिबिटरी, GQ हो सकता है, ठीक। बहुत सारे टाइप के होते हैं। हम लोग टाइप्स अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जब रिसेप्टर को डील कर रहे होंगे ना तब उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ये मैं प्रोटीन के एक्सटेंड में बता रहा हूँ कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनको सेल के बाहर रहना पड़ता है क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं भेज सकती। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल का जा करके सिग्नलिंग करना सेल के अंदर इंपॉर्टेंट भी होता है। तो ऐसा थोड़ा ही है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रहा है तो उसको फेंक दिया जाए, उसको फेंका तो नहीं जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको हम लोग दूसरे तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये एक 7 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। ट्रांस मेम्ब्रेन है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कुछ रीजन इसके हाइड्रोफोबिक होंगे, ठीक है। और ये वाले रीजन जो है हाइड्रोफिलिक है, ये वाले हाइड्रोफोबिक हैं। इसको मैं ऐसे कलर कर रहा हूँ, ये दिस वन आर दी हाइड्रोफोबिक एंड दिस वन आर दी हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांस मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग 7 पास रिसेप्टर भी बोलते हैं, इसी को हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। और दोस्तों अच्छा एक चीज़ और याद आ गया मुझे, आप अगर गौर किए होंगे कि अगर 7 पास रिसेप्टर है, ये 7 बार पास हो रहा है, तो दोस्तों एक RBC में भी एक इंपॉर्टेंट तरीके की प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बैंड 3 प्रोटीन। और ये जो है दोस्तों 12 बार पास करती है, 12 पास। इसको भी याद रखिएगा, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में ये आ सकता है, ठीक है। तो आप एक तो इस बात को याद रखेंगे कि ये जो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। उसके अलावा जो है सिग्नलिंग दोस्तों जो बाहर की तरफ हो रही होती है उसका भी होना बहुत ज़रूरी है, पोलर मॉलिक्यूल्स का अंदर आना। अब देखिए मैंने एक चीज़ और बताया है कि जब आप इसको देख रहे हैं साइक्लिक AMP को, शायद आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा IIT एग्जाम वाला, तो उसमें मैंने एक बात बताई थी कि ये साइक्लिक AMP क्या है दोस्तों, तो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। क्या साइक्लिक AMP, ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, क्या साइक्लिक AMP प्राइमरी मैसेंजर की तरह भी काम कर सकता है? देखिए साइक्लिक AMP क्या सिग्नल की तरह काम कर सकता है? ये साइक्लिक AMP तो अंदर था, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। क्या साइक्लिक AMP यहाँ पे भी हो सकता है, क्या बाहर सेल में कहीं काम कर सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, ये देखिए NTA कुछ समय से एक्सेप्शंस बड़े पूछ रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए एक ऑर्गेनिज्म होता है डिक्टायो स्टाइलम, आई एम सॉरी अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो तो, डिस्कोडियम, ठीक है, डिक्टायो स्टाइलम डिस्कोडियम।
ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें दोस्तों आप देखेंगे तो साइक्लिक एएमपी जो होता है वो प्राइमरी मैसेंजर की तरह काम करता है। किसकी तरह? प्राइमरी मैसेंजर की तरह। ठीक, तो आप एक ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात ये आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों कि क्या आप जानते हैं कि ग्लूकोज जो होता है, मैं ग्लूकोज का एक बार स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ इस तरीके से। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, यहाँ पर HOH HOH और यहाँ पर दोस्तों OH और HOH एंड हियर इज योर CH2OH एंड H। यही चीज़ आप अगर चेन के फॉर्म में बनाए तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पर HOH और यहाँ पर OH HOH एंड CH2OH। ठीक है, तो देखिए ये आप देख सकते हैं हाईली पोलर मॉलिक्यूल है। जब ये पोलर मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है सेल के अंदर नॉर्मली नहीं जा सकता, क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल तरीके के ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लट। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये एक तरीके के फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू ये दोस्तों पहुंचाता है ग्लूकोज को सेल के अंदर। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ग्लूकोज का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर फैसिलिटेटेड मतलब किसी दूसरे आयंस का सहारा लेकर के उसके अंदर पहुंचा देना। ठीक है, जैसे इसी के एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसको हम लोग बोलते हैं SGLT, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, उसमें वो सोडियम को जो है अंदर भेजता है तो उसी के थ्रू ग्लूकोज भी आ जाता है। ठीक है, छुप करके उसी के साथ। तो मेरा मकसद ये बताना है कि आप एक लिस्ट प्रिपेयर करिए कि क्या कितने तरीके के ग्लट होते हैं। जैसे आप ये समझ गए होंगे साइक्लिक एएमपी प्राइमरी मैसेंजर की भी तरह काम कर सकता है डिक्टाइस्टोलियम डिस्कोडियम के अंदर, और ग्लूकोज एक हाईली पोलर मॉलिक्यूल है तो वो सेल के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन वो इंपॉर्टेंट तो है। तो सेल के अंदर ले जाने के लिए कुछ स्पेशल तरीके के ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्लट। अब ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है, मैं बहुत तेज़ी से लिख रहा हूँ। तो आप लोग एक काम करिए, मेरे साथ लिखते रहिए इसको। तो मैं कुछ ग्लट्स के नाम लिखूंगा, उसको प्रिपेयर कर लीजिए, वो आ सकता है एग्जाम में। जैसे ग्लट 1 है। ठीक है, तो ग्लट 1 जहाँ जहाँ पे पाया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेन। ब्रेन में ट्रांसपोर्टर के लिए ब्रेन एंड किडनीज में ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, फिर कोलॉन में, देन योर प्लेसेंटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जब BHU एग्जाम लेता था अपना बायोकेमिस्ट्री का अकेले, तब उसमें इसने ये क्वेश्चन पूछा था। RBCs एंड देन इज योर रेटाइना। ठीक है, आंखों में भी जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की। ठीक है, देन देयर इज योर ग्लट 2। ग्लट 2 जो है दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है लीवर में। फिर उसके बाद दोस्तों बेसोलेटरल सरफेस किस चीज़ के लिए फेमस है? बेसोलेटरल सरफेस, आई होप यू रिमेंबर दिस, इन इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में भी ये इंपॉर्टेंट है। देन इज योर ग्लट 3। ग्लट 3 कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? तो न्यूरॉन्स में है दोस्तों, किडनीज में है। ठीक है, देन योर प्लेसेंटा में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। देन देयर इज योर ग्लट 4। ग्लट 4 के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों? स्केलेटल मसल बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्केलेटल मसल। देन देयर इज योर एडिपोज टिश्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिपोज टिश्यू के बाद जो है दोस्तों हार्ट। ठीक है, अब है दोस्तों ग्लट 5। ये जो है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड दोस्तों, जरा मैं इसको मिटा लेता हूँ। देयर इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ज़रूरत पड़ती है इसकी। और ये एब्जॉर्ब क्या करता है बेसिकली? कौन से फॉर्म ऑफ, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो ग्लट 5 है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्लट 1 2 3 और 4 ये जो चारों कर रहे हैं, ये चारों ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ग्लूकोज को इंटेक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है? ये फ्रक्टोज को करता है। देखिए पूछा जा सकता है, ये जो है फ्रक्टोज को करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था एक। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो आपको ये याद रखनी है कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए, हालांकि ये आई डोंट रिमेंबर कहाँ पे पूछा गया था, बट ये सवाल था कि कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ऐसा है जो कि डिपेंडेंट है इंसुलिन पे, डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। सो व्हाट शुड बी योर आंसर? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपका क्या होना चाहिए? ग्लट 4 ये डिपेंडेंट होता है इंसुलिन के ऊपर। कभी अलग से लेक्चर लूंगा तो बताऊंगा इंसुलिन के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये ग्लट 4 जो होता है ना, इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर होता है। हालांकि 4 के साथ अगर मान लीजिए 4 ना दिया हो, 8 दिया हो और 12 दिया हो,
4, 8 और 10, ये कोई डेट नहीं है दोस्तों, ये मैंने ट्रांसपोर्टर बताया है, 4, 8 और 12 में से कोई एक। तो अगर इनमें से कोई एक ट्रांसपोर्टर हो तो आप इसको जो है सेलेक्ट करके आएंगे। तो दोस्तों क्या आज का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का? मुझे प्रोटीन समझाना था, मैंने प्रोटीन समझा दी। इसके अलावा दोस्तों एक और नाम याद आया है, अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें, बैंड 3 प्रोटीन लिखा है ना, एक और प्रोटीन लिख लीजिए जो कि आरबीसीज में पाए, दैट इज और एंकाइरिन। हो सकता है इससे सवाल आ जाए, तो अगले लेक्चर का आप वेट करिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं इसको आराम से अपने नोट्स में नोट करते जाइए। हो सकता है कि ये आपको कंप्लीट नोट्स न लगे, लेकिन यही इतनी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपने पेपर दे करके देख लिया, अब लोग टफ ना बना करके बहुत इजी पेपर बना दे रहे हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई चली जा रही है। यहीं पे कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है। कंपटीशन हाई इसलिए नहीं हो रहा है कि पेपर बहुत टफ आ रहा है। पेपर टफ आएगा तो एक जेन्युइन पढ़ा हुआ बंदा बहुत अच्छा कर जाएगा उसमें, लेकिन पेपर इतना ईजी आ जा रहा है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पेपर बहुत ही इजी टाइप का बना दे रहे हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि पेपर टफ हो गया। अब जो बंदा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है चीज़ों को, उसको पेपर कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसलिए आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी है कि थोड़ा डेटा और फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी याद करने पड़ेंगे। तो जैसे ये एक तरीके का डेटा बेस्ड ही क्वेश्चन था कि माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा गला खराब हो गया। ग्लट 1, ग्लट 2, ग्लट 3, ग्लट 4 एंड ग्लट 5। अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना, इसमें आप कुछ भी, यू कैन नॉट यूज योर माइंड एंड अप्रोच ओवर देयर, यू विल हैव टू प्रिपेयर योर द लिस्ट ऑफ ऑल दोज इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स विच आर कनेक्टेड विद द ग्लट्स एंड SGLTs। सो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।